So this is our 19th lecture of partial differential equation, and today we will discuss about Jacobi's method in order to solve first order partial differential equation with its example. So let's start. Jacobi's method. जेकोबी मेथड बेसिकली कब यूज़ होगा, जब हमारी जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 3 या 3 से ज़्यादा प्रेजेंट हैं. बट इन जर्नल जब हम आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं जर्नली या जो आपके सिलेबस में है वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होंगे, तो वो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम कंसिडर कर लेते हैं x1, x2 एंड x3. ये आपके पास 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं. सो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, अगर विद रिस्पेक्ट टू z का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1, इसे हम नोटेशन देंगे स्मॉल p1. अगर आप z का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x2, ये आपके पास होगा p2. एंड z का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x3, तो ये आपके पास होगा p3. अब जो आपके पास गिवन इक्वेशन है वो x1, x2, x3, p1, p2, p3 का फंक्शन होना चाहिए, वहाँ पर z प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. उसमें हम यूज़ करेंगे जैकोबी मेथड. अगर z प्रेजेंट है तो हम किस तरीके से उसको ट्रांसफॉर्म करके इस टाइप में चेंज करेंगे कि वो जैकोबी मेथड वहाँ पर अप्लाई हो जाए. तो जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी वहाँ पर x1, x2, x3, p1, p2, p3 इनमें से प्रेजेंट हो सकते हैं, z प्रेजेंट नहीं होना चाहिए. सो अगर हम कंसिडर करें हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो किस टाइप की होगी, वो फंक्शन होगी x1 का, x2 का, x3 का, p1 का, p2 एंड p3 इक्वल्स टू 0. ठीक है, z है तो हम उसको ट्रांसफॉर्म करके वहाँ से z रिमूव करेंगे. सो इसका हम वर्किंग रूल डिस्कस कर रहे हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम को आपको कैसे सॉल्व करना है. सिर्फ वर्किंग रूल हम डिस्कस कर रहे हैं. ओके, आर्टिकल डिस्कस नहीं करें, आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट वर्किंग रूल. सो सबसे पहले हम अपनी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कंसीडर कर लेते हैं. दैट इज़ f, जो किसका फंक्शन होगी, x1 का, x2 का, x3 का एंड p1, p2, p3. सो दिस इज अ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 1 इसमें हम लिखेंगे जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन. सो हियर वी राइट जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये आपको कैसे लिखनी है, सबसे पहले आप लिखोगे आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज dx1. ठीक है, x1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब जब z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 करते हैं तो उसको हमने क्या नोटेशन दी थी, p1. क्या था आपके पास, p1 कर्ली z बाय कर्ली x1. तो नेक्स्ट आपके पास आएगा दिस. अब नेक्स्ट जो दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x2, और अब z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x2 को क्या नोटेशन दी थी, p2. तो यहाँ आएगा p2. नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल x3. फिर उसके जो वेरिएबल था आपके पास डेरिवेटिव था उसकी नोटेशन थी p3. सो वी राइट p3. सिमिलरली अगर 3 से ज़्यादा है नेक्स्ट को भी आप इसी तरीके से लिखोगे. फिर वहाँ आता dx4 इक्वल्स टू dp4. ठीक है, अब यहाँ डिनोमिनेटर में हमें क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या हम लिखेंगे, जब x1 है सिर्फ मतलब ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, इनको हम अलग अलग से लिखेंगे. इनके नीचे डिनोमिनेटर देखते हैं कैसे रिलेटेड है. फर्स्ट एंड सेकंड वाला रिलेटेड है, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ वाला रिलेटेड है, और फिफ्थ एंड सिक्स्थ वाला. सो आपको x1 में क्या करना है, x1 में डेरिवेटिव लिखना है. डेरिवेटिव हमेशा किसका करते हैं हम, जैसे जितनी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने किया है, जैसे अभी पीछे ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी थी जब हमने 4 पे f का डेरिवेटिव किया था. ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, f का डेरिवेटिव करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव. तो आप f का डेरिवेटिव करोगे, हर एक में आपको f का डेरिवेटिव करना है. ठीक है, f का डेरिवेटिव. अब ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में करना है. तो यहाँ पर आपको करना है पहले में आपको करना है x1 है तो यहाँ करोगे आप p1 के रिस्पेक्ट में, p1 है तो यहाँ करोगे x1 के रिस्पेक्ट में. मतलब इंटरचेंज बोल सकते हो ना, x1 के नीचे p1, p1 के नीचे x1. सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 के नीचे डेरिवेटिव होगा p2 के रिस्पेक्ट में, और p2 के नीचे हो जाएगा x2 के रिस्पेक्ट में. सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा p3 के रिस्पेक्ट में, और यहाँ हो जाएगा x3 के रिस्पेक्ट में. उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर आपको नेगेटिव लगाना है, यहाँ पर और यहाँ पर. x1 जो
x1 x2 x3 के जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर आपको नेगेटिव लगा देना है। अगर आपको नेगेटिव यहाँ नहीं लगाना है तो आपको P1 के नीचे, P2 के नीचे और P3 के नीचे आप नेगेटिव लगा सकते हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इन जनरली आप एक चीज़ याद रखो, या तो आपको इनके नीचे लगाना है या उनके नीचे, ऐसे इंटरचेंज नहीं कर देना कि कभी x1 के नीचे और किसी में मतलब इंटरचेंज नहीं करना कि x1 P2 P3, या तो सब x1। अब स्टेप 1 में जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है उसको हम क्या करेंगे, उन फ्रैक्शंस को फर्दर इक्वल जो भी हमें गिवन है उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमें कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, है ना, अलग अलग फ्रैक्शन को इक्वल ट्रीट करके हमें अलग अलग इक्वेशन मिलेंगी। तो हमें 2 वहाँ से इक्वेशन फाइंड करनी है और उन इक्वेशन का हम नाम रखते हैं एडिशनल इक्वेशन। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास स्टेप 1 में इक्वेशन आई है उसको हम सॉल्व करेंगे टू ऑब्टेन 2 एडिशनल इक्वेशन। ये हमारा होगा स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो उनको हम नाम देते हैं एडिशनल इक्वेशन। अब देखो आपके पास जो इक्वेशन आई है फर्दर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको सॉल्व करके वो आप कैसे करोगे, इंटीग्रेट ही करोगे। इंटीग्रेट करोगे तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट इंक्लूड होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हमें जो इक्वेशन मिली है उसका हमने नाम दे दिया F1, ठीक है। जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसको 2 इक्वेशन फ्रैक्शन को इक्वल ट्रीट करके जो इक्वेशन आएगी उसका नाम हमने दे दिया F1। जो फंक्शन होगी x1 x2 x3 इनमें से किसी का भी फंक्शन हो सकती है वो P2 P3, है ना, P1 P2 एंड P3, और किसके इक्वल होगी, एक आर्बिट्री कांस्टेंट की आप इंटीग्रेट करोगे। सिमिलरली एक और इक्वेशन वहाँ से ऑब्टेन होगी आपको और उसका नाम आप लोगे F2। अगेन F2 आपके पास इन्हीं का फंक्शन होगी, ठीक है, से F2। अब इनका नाम होता है एडिशनल इक्वेशन। A1 और A2 यहाँ पर है आर्बिट्री कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, उसके बाद एक कंडीशन है हमारे पास, वो हमें वेरीफाई करनी है कि वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है दैट मीन्स जो आपने F1 F2 लिए हैं वो ठीक है, वो आप उसको फर्दर उसका यूज़ कर सकते हो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। बट अगर वो कंडीशन फेल हो गई है इसका मतलब वहाँ हमें हमारी फर्स्ट जो स्टेप में ऑक्सिलरी इक्वेशन आई थी वहाँ से हमें कोई और एडिशनल इक्वेशन लेकर आनी पड़ेगी, मतलब F1 F2 में हमें चेंज करना पड़ेगा। सो कंडीशन स्टेप 3 में हम चेक करेंगे कंडीशन। स्टेप 3 वेरीफाई आपको करना है एक रिलेशन, वेरीफाई द रिलेशन। किसका रिलेशन, आपको सपोज इक्वेशन सेकेंड है, इक्वेशन थर्ड है, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। सेटिस्फाई द कंडीशन, कौन सी कंडीशन होगी, कंडीशन मैं आपको बता रही हूँ। कंडीशन का हम रिप्रेजेंट करेंगे F1 और F2 चेक करना है तो F1 और F2 लिखो, इनको आप कर दो ब्रैकेट में क्लोज। कंडीशन क्या है, समीशन R रनिंग फ्रॉम 1 to 3 करली F1, आप ऐसे याद रखना, करली F1 करली F2 माइनस, यहाँ आप करो करली F1 करली F2, ठीक है। यहाँ पे अब आप करो X, देखो R, और यहाँ करोगे PR, ठीक है। अब इंटरचेंज कर दोगे, पहले PR लिखोगे एंड देन XR लिखोगे, डेरिवेटिव्स। तो ये 4 डेरिवेटिव आपको करने हैं। समीशन का मतलब होता है एडिशन, और R यहाँ पे क्या होता है, इसको कहते हैं समीशन। कैसे पढ़ोगे इसको, समीशन R रनिंग फ्रॉम 1 to 3। तो R की वैल्यू आप पहले पुट करोगे 1, फिर पुट करोगे 2, फिर पुट करोगे 3। तो जो अलग अलग पार्ट आएंगे 1 पुट करने के बाद 2 3 पुट करने के बाद उन सबको ऐड करना है। तो मैंने R1 पुट किया तो क्या हो जाएगा, करली F1 करली F2। यहाँ तो R है नहीं तो ये तो एज इट इज़ रहेंगे, ऐसे लिखना है आपको। एंड देन 1 पुट करो तो ये हो जाएगा X1, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा X1। ये कब हुआ है, जब मैंने R इक्वल्स टू 1 पुट किया। अब R इक्वल्स टू 2 पुट कर रही हूँ, ठीक है। एडिशन करना है, ऐड करना है आपको। समीशन का मतलब होता है एडिशन। सो 2 पुट करो, ये तो एज इट इज़, ठीक है। 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, करली X2 एंड करली P2, इसमें पुट करना है। देन ये इंटरचेंज जाएंगे P2 एंड X2। तो ये कब आया, जब R इक्वल्स टू 2 आपने पुट किया। कहाँ तक जाना है आपको, 3 तक। तो अब 3 पुट करना है, उसके बाद रुक जाना है। तो एडिशन एंड 3 पुट करोगे आप, करली F1 करली F2 माइनस करली F1 करली F2, ठीक है। यहाँ आप क्या हो जाएगा X3, R की जगह 3 पुट करो, ये हो जाएगा P3। अब ये इंटरचेंज P3 X3। तो आपको क्या करना है, F1 की वैल्यू आपको पता है, F2 की आपको वैल्यू पता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने हैं और इन सब की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। अगर ये आपके पास आगे टर्म 0 के इक्वल, दैट मीन्स ये कंडीशन होगी सेटिस्फाई, तो आप F1 F2 का यूज़ कर सकते हो आगे फर्दर।
अदरवाइज आपको कोई और इक्वेशन वहाँ से कैलकुलेट करनी पड़ेगी ऑक्सिलरी इक्वेशन से। सो स्टेप 4 आपका क्या होगा, स्टेप 4 हमारे पास इक्वेशन आई है F1, ठीक है, जो फंक्शन है x1 x2 x3 जिसका भी आपके पास है p1 p2 p3 इक्वल्स टू a1। एंड नेक्स्ट आपके पास एडिशनल इक्वेशन थी दिस वन, p2 p3, और एक आपके पास होगी गिवन इक्वेशन, ठीक है, जो गिवन इक्वेशन है स्टार्टिंग वाली x1 x2 p1 p2 p3 गिवन इक्वेशन थी स्टार्टिंग वाली। इन तीनों इक्वेशन का आप यूज करोगे, इन तीनों इक्वेशन का फर्दर यूज करोगे वैल्यू फाइंड करने के लिए p1 p2 p3 की, ठीक है। इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व द अबव इक्वेशन। किस लिए आपको सॉल्व करना है, फॉर p1 p2 एंड p3। जैसे आप पहले क्या कैलकुलेट करते थे, पिछले जो मेथड हमने किए हैं p एंड q, तो वहाँ p एंड q का काम अब कौन कर रहा है, p1 p2 p3, तो आपको p1 p2 p3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आप किसका, जब p और q की वैल्यू निकालते थे केस का यूज़ करते थे dz इक्वल्स टू p इंटू डी एक्स प्लस q इंटू डी वाई। तो आप किसका यूज़ करोगे, dz इक्वल्स टू p1 इंटू डी एक्स वन प्लस p2 इंटू डी एक्स टू प्लस p3 इंटू डी एक्स थ्री। तो इसका आप यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ p1 p2 p3 की वैल्यू रख देंगे और इसे इंटीग्रेट कर देंगे, तो वहाँ से जो इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आई, जो रिलेशन आएगा वो हमारा कंप्लीट इंटीग्रल होगा। तो ये 4 स्टेप बेसिकली हमारे रहेंगे जैकोबी मेथड। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एग्जाम्पल, द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन बाय जैकोबीज मेथड। तो इक्वेशन आपके पास है p1 x1 प्लस p2 x2 प्लस इक्वल्स टू p3 स्क्वेयर। तो अगर यहाँ पर जैकोबीज मेथड नहीं भी लिखा होता तो आपको क्लियर था कि आपको जैकोबी मेथड का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुए हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर p1 p2 p3 प्रेजेंट है। दैट मीन्स 3 अलग अलग पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट है। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको स्मॉल f की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए सारी जितनी भी टर्म है उनको एक तरफ ले जाता है। तो इक्वेशन हो जाएगी p1 x1 प्लस p2 x2 माइनस p3 स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ योर स्मॉल f जो फंक्शन है x1 x2 x3 p1 p2 p3, ठीक है, इन जनरल जो हम लिखते थे। सो उसके बाद स्टेप 1 आपके पास क्या था कि आपको जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। सो जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें कैसे लिखनी है, पहले आप लिखोगे dx1 देन dp1 इक्वल्स टू dx2 dp2 इक्वल्स टू dx3 इक्वल्स टू dp3। उसके बाद सबके डिनोमिनेटर में आप लिखो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x, करली f करली f करली f करली f करली f करली f। देन x1 के जब x1 है उसके यहाँ पर लिखोगे p1, यहाँ पर लिखोगे x1, यहाँ पे p2 x2 p3 x3, और जो आपके पास x1 x2 x3 वाली जो फ्रैक्शंस है वहाँ पर नेगेटिव साइन आप लगा दोगे। सो दिस इज़ योर जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम dx1 डिवाइड बाय माइनस एज इट इज़ करली f बाय करली p1 के रिस्पेक्ट में करो f को डिफ्रेंशिएट, तो क्या आ जाएगा सिर्फ x1। सो x1 देन dp1 डिवाइड बाय x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा p1 dx2 नेगेटिव, p के रिस्पेक्ट में करोगे p2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा x2, देन x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ गया p2 dx3, p3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ गया माइनस, एक माइनस यहाँ भी ऑलरेडी माइनस 2p3, एंड देन dp3 के डिवाइड में यहाँ पे x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आ जाएगा 0। सो ये आपकी बन गई है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको हमें क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है 2 एडिशनल इक्वेशन के लिए। तो आपकी मर्जी आपको किनको पिक करना है। सो मैं कर रही हूँ पहले फर्स्ट 2 फ्रैक्शन को पिक। सो स्टेप सेकेंड हम कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इन इक्वेशन को। तो पहली 2 फ्रैक्शन को मैं पिक कर रही हूँ, dx1 माइनस x1 इक्वल्स टू dp1 डिवाइड बाय p1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा dx1 डिवाइड बाय x1 प्लस
dp1 डिवाइड बाय p1 इक्वल्स टू 0। एक तरफ ले जाओगे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं इसे, इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा log x1 प्लस log p1। अब दोनों log में है तो कांस्टेंट भी हम log के टर्म लिख देते हैं, से log a1, क्योंकि जब मैंने वर्किंग रूल डिस्कस किया था वहाँ पे मैंने a1 और a2 दिया था कांस्टेंट को, रिप्रेजेंटेशन आर्बिट्री कांस्टेंट को। सो यहाँ से आ जाएगा x1 इंटू p1 इक्वल्स टू a1। सो एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई है, इसे हम बोल दे देते हैं से इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो आपकी एक एडिशनल इक्वेशन तो ये हो गई है, या इसे इक्वेशन नंबर हम डिनोट कर देते हैं से थर्ड लिया था ना मैंने जो आपको जर्नल डिस्कस किया था। सो थर्ड, सेकंड हम इसे बोल देते हैं आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है, और गिवन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन। सो अब आपको एक और एडिशनल इक्वेशन चाहिए, एक एडिशनल इक्वेशन तो ये आ गई, ठीक है। बट एडिशनल इक्वेशन को मैंने किससे रिप्रेजेंटेशन दी, F1 से। तो F1 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा आपको, ये एग्जैक्ट क्या है, F1 है। क्या थी पहली एडिशनल इक्वेशन, ऐसी थी F1 जो फंक्शन होगा x1 x2 x3 p1 p2 p3 इक्वल्स टू a1। तो यहाँ पे F1 का काम कौन कर रहा है, दिस। सो दिस इज योर F1 जो इक्वल्स है a1 के, ठीक है। ये आपके पास F1 की वैल्यू है। अब सिमिलरली मुझे एक F2 चाहिए, मतलब सेकेंड एडिशनल इक्वेशन चाहिए। तो देखो अब आपकी मर्जी है कि आपको ये जो लास्ट फ्रैक्शन है dp डिवाइड बाई 0 इसका यूज़ करना है या थर्ड और फोर्थ का यूज़ करना है। सो मैं थर्ड और फोर्थ का यूज़ करी, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर डिफर कर जाएगा, बट वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो अब चेक करना अच्छा यहाँ से निकाल कर कि अगर आपने dp3 इक्वल्स टू जो लास्ट फ्रैक्शन अगर इसका यूज़ किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा p3 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। उसको अगर आप F2 मानोगे, फिर वहाँ चेक करना क्या वो जो आपके पास सेकंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वहाँ पे कंडीशन की वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर गया तब तो ठीक है, नहीं करा तो आप उसको एडिशनल इक्वेशन नहीं ले सकते, तब आपको यही कंसिडर करना पड़ेगा थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन को। सो मैं थर्ड एंड फोर्थ फ्रैक्शन कंसिडर कर रही हूँ, dx2 डिवाइड बाई -x2 इक्वल्स टू dp2 डिवाइड बाई p2। अब देखो जो आपके पास ये वाली इक्वेशन जो मैंने कंसिडर करी थी और ये इक्वेशन सिमिलर ही हैं, ठीक है, सिर्फ नोटेशन का फर्क है। वहाँ पे x1 p1 था, यहाँ पर x2 p2 है। तो वहाँ से इक्वेशन क्या आई थी आपके पास सॉल्व करके, x1 p1 इक्वल्स टू a1। सो यहाँ से सॉल्व करके क्या आ जाएगी, सिमिलरली आपको उसी मैनर में सॉल्व करना है, तो आ जाएगा x2 p2 इक्वल्स टू a2। तो ये आपका F2 है, यहाँ पर F2 इक्वल्स टू a2 होता है। तो ये आपकी एडिशनल इक्वेशन 2 आ गई हैं, F1 एंड F2। अब स्टेप थर्ड क्या है, कंडीशन चेक करना कि यही F1 F2 है या नहीं आपकी, या कोई आपको और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सो स्टेप थर्ड, कंडीशन हम चेक करते हैं, ठीक है। कंडीशन आपके पास क्या थी, F1 और F2 की चेक करनी है। समीशन R रनिंग फ्रॉम 1 to 3 करली F1 करली F2 माइनस करली F1 करली F2। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू XR, इसका विद रिस्पेक्ट टू PR, विद रिस्पेक्ट टू PR, विद रिस्पेक्ट टू XR इंटरचेंज करना है। ओपन करोगे तो ओपन करके क्या बन जाएंगी, R की वैल्यू 1 2 3 पुट करनी है आपको। पहले 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एज इट इज लिख दो पहले, ठीक है। अब पहले प्लेस पर आप 1 पुट करनी है, x1 p1 x2 p1 x1 इंटरचेंज प्लस, अब 2 पुट करोगे आगे प्लेस पर, सो ये एज इट इज क्या हो जाएगा, x2 p2, यहाँ इंटरचेंज हो जाएगा p2 x2 प्लस, नेक्स्ट अब थर्ड 3 पुट करोगे आर की वैल्यू, सो ये एज इट इज वही लिखना है आपको। यहाँ आ जाएगा करली x3 p3 इंटरचेंज p3 x3। सो इनकी आपको यहाँ जस्ट वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है क्या ये 0 के इक्वल हो या आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो ये मैंने R1 के लिए लिखा R इक्वल्स टू 1, ये मेरे पास ब्रैकेट आई है, कब ब्रैकेट आई है, R इक्वल्स टू 1 है। ये वाली कब आई है, जब R इक्वल्स टू 2 है, और ये आपके पास कब आई है, जब R इक्वल्स टू 3 है। ओके, सो हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, इक्वल्स टू F1 की वैल्यू क्या है, F1 इक्वल्स टू, F1 की वैल्यू यहाँ से देखिए x1 p1, ओके, यहाँ पर लिखी हुई है आपने। F1 की वैल्यू आई थी आपके पास, मैं यहाँ से दोबारा लिख रही हूँ, F1 इक्वल्स टू p1 x1 एंड F2 इक्वल्स टू p2 x2।
तो चलिए इसका यूज़ करते हैं। x1 के रिस्पेक्ट में करोगे p1 के रिस्पेक्ट में करोगे f2 को 0 क्योंकि इसके पास नहीं है, माइनस f1 को करोगे p1 के रिस्पेक्ट में x1 इंटू x2 को करोगे f2 को करोगे x1 के रिस्पेक्ट में 0 क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, प्लस ठीक है, पहली ब्रैकेट ही हो गई। नेक्स्ट f1 को x2 के रिस्पेक्ट में 0, f2 को p2 के रिस्पेक्ट में, सॉरी x2 के रिस्पेक्ट में करना था, हाँ 0, एंड देन f2 को करना है आपको p2 के रिस्पेक्ट में x2 माइनस, अब हम करेंगे f1 को p2 के रिस्पेक्ट में 0, अब आपको करना है f2 को x2 के रिस्पेक्ट में p2 प्लस f1 को x3, देखो x3 तो है ही नहीं, ना ही p3 प्रेजेंट है दोनों में, तो ऑब्वियसली 0, ठीक है, डायरेक्ट 0 0 आ जाएगा। तो आपके पास देखो 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 0, तो सब क्या आ गया 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स जो कंडीशन थी वो वेरीफाई हो गई है। यहाँ से क्या आ गई है, कंडीशन आपके पास 0 के इक्वल आ गई है, तो कंडीशन इज वेरीफाइड, है ना। ये हमने वेरीफाई कर लिया, ये वेरीफाई कर लिया, तो आपकी एडिशनल इक्वेशन ठीक है, आप इनको ले सकते हो फर्दर p1 p2 p3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन स्टेप 4, इनको फर्दर आपको सॉल्व करना है p1 p2 p3 की वैल्यू सॉल्व करने के लिए। सो स्टेप 4, एक इक्वेशन है आपके पास p1 x1 इक्वल्स टू a1, एक इक्वेशन आपके पास p2 x2 इक्वल्स टू a2, और एक आपके पास जो गिवन इक्वेशन है उसका यूज़ करना है। गिवन इक्वेशन क्या है, p1 x1 प्लस p2 x2 इक्वल्स टू p3 स्क्वेयर। तो इस इक्वेशन से आपके पास p1 की वैल्यू आ जाएगी, p1 इक्वल्स टू a1 डिवाइड बाई x1, यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी p2 की a2 डिवाइड बाई x2, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, p1 की वैल्यू पुट करो यहाँ पर a1 डिवाइड बाई x1 इंटू x1 प्लस a2 डिवाइड बाई x2 इंटू x2 इक्वल्स टू p3 स्क्वेयर। x2 से x2 कैंसिल, x1 से x1 कैंसिल, a1 प्लस a2 इक्वल्स टू p3 स्क्वेयर। सो यहाँ से आपके पास वैल्यू हो गई p3 इक्वल्स टू प्लस माइनस, फिर से आपको सिर्फ प्लस वाला कंसीडर करना है, तो a1 प्लस a2। अब क्या करोगे, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे इस इक्वेशन में, dz इक्वल्स टू p1 इंटू dx1 प्लस p2 इंटू dx2 प्लस p3 इंटू dx3। यहाँ जस्ट आपको इनकी वैल्यू पुट करनी है, a1 डिवाइड बाई x1, a2 डिवाइड बाई x2, देन अंडर रूट a1 प्लस a2 dx3। जस्ट इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू a1 log x1 प्लस a2 log x2 प्लस याज इट इज़ अंडर रूट a1 प्लस a2 इंटू x3 प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट, तो आप a1 a2 का यूज़ कर चुके हो, तो एक और आर्बिट्री कांस्टेंट ले लेते हैं a3। सो यहाँ पर देखो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट आए हैं 3, a1 a2 a3, और आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कितने थे 1 2 3, तो ये आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल है, ठीक है। तो ये आपका है कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन। तो हमें कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलेट करना था, तो ये हमारा आंसर है। सो एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वेशन बाय जैकोबीज मेथड। तो फिर से हमें क्या करना है, पहले पूरी इक्वेशन को एक तरफ ले जाते हैं, वो ऑलरेडी है, तो ये आपका है स्मॉल f जो फंक्शन है x1 x2 x3 एंड p1 p2 p3, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये आपका f है स्मॉल f। तो स्टेप 1 आपके पास क्या होगा, जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना, जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये आपके पास क्या आएगी, dx1 लिखा, dp1 dx2 dp2 dx3 देन dp3 डिवाइड करली f सब में सेम, देन यहाँ पर p1 x1 p2 x2 जस्ट इंटरचेंज p3 देन x3, और यहाँ पर x1 x2 और x3 वही के फ्रैक्शंस में नेगेटिव साइन। सो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, हमें यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर देते हैं, dx1 डिवाइड बाय माइनस एज इट इज़ करली f बाय करली p1 के रिस्पेक्ट में देखो डिफ्रेंशिएट करो इक्वेशन को, p1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p3 x3,
सो ये मैं यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर देती हूँ क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं आया, तो ये सिर्फ -p3x3 रह जाएगा इक्वल्स टू dp1 डिवाइड बाई x1 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आ जाएगा 1, देन dx2 डिवाइड बाई, अब आप करो p2 के रिस्पेक्ट में, p2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले माइनस लिख दो, p2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर से आ जाएगा p3x3, देन dp2 डिवाइड बाई x2 के रिस्पेक्ट में करो 1, देन p3 के रिस्पेक्ट में हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव तो लिखना ही है, x3 इंटू p1 प्लस p2, देन dp3 x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपके पास आ जाएगा p3 p1 प्लस, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, p1 प्लस p2, ठीक है। अब इनको हमें फर्दर सॉल्व करना है। स्टेप 2 में क्या होगा, इनको सॉल्व करेंगे एडिशनल इक्वेशन के लिए। सो स्टेप सेकंड, स्टेप 2 हम इन्हें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इक्वेशन कंसीडर कर लेती हूँ। देखो अब ये आपके ऊपर, आपको कौन सी इक्वेशन कंसीडर करनी है, आपको कौन सी इजी लग रही है कि कौन सी ईजिली सॉल्व हो जाएगी। अगर देखो मैं फर्स्ट और सेकंड को कंसीडर करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में इन्वॉल्व हो रहा है p3 एंड x3, बट आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड p1, तो ऑब्वियसली फर्स्ट एंड सेकंड को कंसीडर हम नहीं कर सकते, ऐसी थर्ड और फोर्थ को कंसीडर नहीं कर सकते, वहाँ पे p3 x3 है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, या तो आप फर्स्ट और सेकंड थर्ड को कंसीडर कर लो क्योंकि वहाँ से p3 x3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, या हम कंसीडर कर लेते हैं इसे सेकंड एंड फोर्थ को। तो मैं सेकंड एंड फोर्थ को कंसीडर कर रही हूँ, dp1 एंड दिस, ठीक है, सेकेंड और फोर्थ को। आप फर्स्ट एंड थर्ड को भी कंसीडर करके सॉल्व कर सकते हो, तो वहाँ से देखना कि एडिशनल इक्वेशन वो बन पा रही है नहीं बन पा रही। सो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जस्ट आपको जिस चीज़ को इंटीग्रेट करना है तो आ जाएगा p1 इक्वल्स टू p2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट हम लेंगे यहाँ पर a1, तो यहाँ से आ जाएगा p1 माइनस p2 इक्वल्स टू a1, तो यहाँ से ये आपके पास क्या है f1, ठीक है, ये पास बन गया f1। आपको f2 भी कैलकुलेट करना है, तो किसी और दो इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अगेन आपके ऊपर, आपको कौन सी इक्वेशन को लेना है। अगर मैं लास्ट 2 को लूँ, देखो लास्ट 2 फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे p1 p2 दोनों के पास है, अगर p1 प्लस p2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x3 और p3 में इक्वेशन बचेगी, तो ईजिली इंटीग्रेट हो सकता है। तो मैं लास्ट 2 फ्रैक्शन कंसिडर कर रही हूँ। सो 5th एंड 6th ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव साइन। दोनों को आप एक तरफ ले आओ तो पॉजिटिव में हो जाएंगी ये, तो आ जाएगा dx3 डिवाइड बाई x3 प्लस dp3 डिवाइड बाई p3 इक्वल्स टू 0। देन इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा log x3 प्लस log p3 इक्वल्स टू log a2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा p3 इंटू x3 इक्वल्स टू a2। सो दिस इज योर f2, क्लियर है। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये आपकी जो रिक्वायर्ड एडिशनल इक्वेशन है क्या ये वही है या नहीं है। तो उसके लिए स्टेप 3 क्या होगा, कंडीशन चेक करना, वेरीफाई करना। सो 3rd कंडीशन चेक करते हैं। स्टेप 3 कंडीशन अगेन आपके पास वही सेम, f1 कॉमा f2 ब्रैकेट क्लोज, इसकी वैल्यू क्या थी, समीशन r रनिंग फ्रॉम 1 to 3 करली f1 करली f2 माइनस करली f1 करली f2 पार्शियल डेरिवेटिव xr pr देन pr xr, ठीक है। ओपन करोगे 1 to 3 के रिस्पेक्ट में, 1 पुट करोगे तो x1 और p1 हो जाएगा, 2 पुट करोगे तो x2 और p2 हो जाएगा, 3 पुट करोगे तो x3 एंड p3 हो जाएगा। सो ओपन करके ये आ जाएगा करली f1, मैं अगेन आपको लिख के दिखा रही हूँ, x1 p1 p1 x1 प्लस 2 पुट करेंगे, ये तो एज इट इज ही रहेंगी क्योंकि यहाँ r नहीं है ना। 2 पुट करोगे तो x2 एंड p2 हो जाएगा, सो x2 p2 p2 x2 प्लस अगेन सेम
x3 पुट करना है अब आपको, तो x3 p3 p3 एंड x3। तो जस्ट अब आपको इनकी वैल्यू रखनी है यहाँ पर, क्लियर है। तो f1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, f1 इक्वल्स टू, हमारे पास वैल्यू आई थी f1 की p3 इंटू x3, सॉरी f2 की वैल्यू आई थी आपके पास, एंड f1 की हमारे पास वैल्यू आई थी जब हमने सॉल्व किया था p1 माइनस p2। तो ये इनकी पार्शियल डेरिवेटिव पुट करते हैं इनका, x1 के रिस्पेक्ट में करो f1 को, क्या आ जाएगा 0, f2 के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। देखो वैसे 0 आ गया, चलो लिख देती हूँ, 0 आ गया तो आप इस फिर से करो, आप 0 के सॉरी p1 के रिस्पेक्ट में करो इसे, f2 को 0 माइनस f1 को p1 के रिस्पेक्ट में 1, देन 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट करें माइनस, f1 को करो p2 के रिस्पेक्ट में, -1 आ जाएगा, -1, देन f2 को करो आप x2 के रिस्पेक्ट में, f2 को x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो फिर आ जाएगा 0 प्लस 0 इंटू, है ना, x3 माइनस f1 को करोगे p3 के रिस्पेक्ट में 0, f2 को करोगे x3 के रिस्पेक्ट में p3। तो सबके साथ आपके पास 0 है तो 0 ही आ जाएगा आंसर। दैट मीन्स जो आपकी कंडीशन है वो हो गई है वेरीफाई। तो ये एडिशनल इक्वेशन बन सकती है, हम इनका यूज़ कर सकते हैं फर्दर p1 p2 p3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो स्टेप 4 इन इक्वेशन का यूज़ करना है। इक्वेशन आपके पास क्या क्या है, p1 माइनस p2 इक्वल्स टू a1, नेक्स्ट इक्वेशन x3 p3 इक्वल्स टू a2, एंड लास्ट वन जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी उसका यूज़ करना है। चलिए इन सारी इक्वेशन का यूज़ करते हैं हम p1 p2 p3 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। इस इक्वेशन से आपके पास वैल्यू आ जाएगी p3 इक्वल्स टू a2 डिवाइड बाई x3। चलिए अब इस इक्वेशन में तो इंक्लूड है p1 प्लस p2, इस इक्वेशन में इंक्लूड है p1 p2 और p3 भी। तो यहाँ से देखो p3 इंटू x3, इसकी वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पर है a2, तो ये पुट कर देती हूँ तो इक्वेशन हो जाएगी a2 p1 प्लस p2 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, p1 प्लस p2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉमन लेते हैं माइनस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई a2। ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी p1 प्लस p2 की। एक इक्वेशन आपके पास p1 माइनस p2, दोनों का यूज़ कर लेते हैं, p1 माइनस p2 इक्वल्स टू a1। ठीक है, अब ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। सो मैं इनको ऐड कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, p1 p2 एंड p2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2p1 इक्वल्स टू माइनस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई a2 प्लस a1। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू जो है p1 की वो क्या आ जाएगी, p1 इक्वल्स टू a1 आगे लिख दूँ a1 डिवाइड बाई 2 माइनस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 a2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ p1। तो अब जो आपके पास ये दो इक्वेशन थी, या तो इनको सब्ट्रैक्ट करके आप p2 की वैल्यू निकाल लो या जस्ट वैल्यू पुट कर दो, p1 माइनस p2 इक्वल्स टू a1। ठीक है, तो यहाँ से p1 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी p2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p1 माइनस a1। सो p1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, a1 डिवाइड बाई 2 माइनस x1 प्लस x2 टू a2 माइनस a1। तो ये वाली और ये वाली टर्म को ट्रीट करोगे जस्ट एक साथ, तो कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस a1 डिवाइड बाई 2। ये एज इट इज छोड़ दो। ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, p1 p2 एंड p3 तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ये वैल्यू आपके पास आई थी p1 की, ये वैल्यू आपके पास आई है अभी p2 की, p2 इक्वल्स टू माइनस a1 डिवाइड बाई 2 माइनस x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 a2, एंड p3 की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट ही आ गई थी जो आई थी a2 डिवाइड बाई x3। हाँ, ये थी आपके पास a2 डिवाइड बाई x3। तो इन तीनों जो तीनों वैल्यूज़ आई हैं उसको किस में पुट करोगे, इक्वेशन dz इक्वल्स टू p1 इंटू dx1 प्लस p2 इंटू dx2 प्लस p3 इंटू dx3। सो जस्ट आपको पुट करना है इनकी वैल्यूज़, p1 की वैल्यू a1 जस्ट पुट कर रही हूँ। ठीक है, p1 p2 p3 की वैल्यू,
एंड देन आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तभी हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स इंटीग्रेट। चलो इंटीग्रेट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ। ये a1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, देखो कहाँ कहाँ कॉमन है, a1 डिवाइड बाई 2, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो a1 डिवाइड बाई 2 इसके साथ क्या आएगा dx1, नेक्स्ट वाले के साथ क्या आ जाएगा माइनस ऑफ dx2। देन और क्या कॉमन है हमारे पास, ये वाली टर्म जो आपके पास है x1 प्लस x2 2x2, ये पूरा कॉमन लेते हैं विद नेगेटिव साइन, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2a2, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा सिर्फ dx1 एंड देन प्लस dx2। नेक्स्ट टर्म एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ना, ये वाली दिस वन, इसको मैं लिख सकती हूँ डेरिवेटिव ऑफ x1 प्लस x2, ठीक है। बेशक आप x1 प्लस x2 को t ले लो तो t इंटू डी टी हो जाएगा, है ना, कि आपके पास x1 प्लस x2 इसको भी t इंटू डी टी, अगर डायरेक्ट इधर आप डायरेक्ट कर लो, तो जस्ट आपको इंटीग्रेट करना है। तो ये a1 इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा z इक्वल्स टू a1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा x1 माइनस x2 माइनस, ठीक है। नेक्स्ट हम देखो 1/2a2 एज इट इज़। अब इसको अगर मैंने t लिया इंटू डी टी, t इंटू डी टी है ना, क्योंकि ये बन गया है, तो t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस a2, ये हो जाएगा log x3 and then constant a3. So this is your required solution, complete solution या complete integral. Example third, find the complete integral of this solution, this equation. तो इस इक्वेशन में आप चेक करो x1 x2 x3 ओके ये सारे प्रेजेंट है, बट एक z जो है, z क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल, वो भी इन्वॉल्व है, बट ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए जैकोबी मेथड यूज़ करने के लिए। सो हम क्या करेंगे, पहले इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे एक ऐसी इक्वेशन में जिसमें आपके पास z वाली टर्म मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा। तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली इसको पहले हमें रीराइट करना पड़ेगा, और वहाँ पर उसके बाद हम सपोज कर लेंगे, जो कैपिटल हम कैपिटल लेते थे कैपिटल की टर्म्स में उसको सपोज करेंगे। तो इक्वेशन आपके पास x2 प्लस x3 इंटू p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर प्लस z इंटू p1 इक्वल्स टू 0। तो पहले क्या करना है, p1 p2 की वैल्यू रखनी है, तो x2 प्लस x3 एज इट इज़, इसकी वैल्यू करली z बाई करली x2 प्लस करली z बाई करली x3 स्क्वायर प्लस z इंटू करली z बाई करली x1 इक्वल्स टू 0। अब देखो अगर मैं अब सपोज़ किसको करूँ, क्योंकि सपोज़ अगर आपको करना है ना, क्या करते हो कि z वाले को अगर आपको सपोज़ करना है किसी के इक्वल, तो z होना चाहिए, बट z यहाँ पर सिर्फ यहीं पे इन्वॉल्व है इस वाले के साथ, बाकी दो टर्म के साथ z इन्वॉल्व नहीं है, तो डायरेक्ट आप सिर्फ इसको नहीं ले सकते। तो क्या करती हूँ मैं, पूरी इक्वेशन में से z कॉमन ले लेती हूँ, z स्क्वायर कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है। पूरी इक्वेशन से मैं z स्क्वायर कॉमन ले रही हूँ। सो अगर मैं z स्क्वायर पूरी इक्वेशन में से कॉमन लूँगी तो यहाँ क्या आ जाएगा x2 प्लस x3, z स्क्वायर कॉमन लिया है वो इस वाली ब्रैकेट में ले जाओ, इस वाली ब्रैकेट में, ठीक है। तो अंदर तो z जाएगा सिर्फ, बट यहाँ z था ही, तो 1/z जाएगा अंदर, 1/z, ठीक है। करली z बाई करली x2 प्लस करली z बाई करली x3, यहाँ भी 1/z आएगा स्क्वायर। अब यहाँ पर एक z था बट एक नहीं था, तो यहाँ भी 1/z हो जाएगा, करली z बाई करली x1 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऐसी हो जाएगी x1 प्लस x3 इंटू 1/z करली z बाई करली x2 प्लस करली z बाई 1/z करली z बाई करली x3 का होल स्क्वायर प्लस 1/z करली z बाई करली x3 इक्वल्स टू 0।
अब आपको देखो दिख रहा होगा 1/z दिस टर्म, ये हर एक के साथ एक जैसा है ना ये वैल्यू। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कैपिटल z की टर्म में, तो हम क्या ले लेते हैं, लेट 1/z dz इक्वल्स टू कैपिटल dz। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, पहले दोनों में रिलेशन फाइंड कर लेते हैं इंटीग्रेट करके आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, कैपिटल Z इक्वल्स टू लॉग Z। ठीक है, अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं हमारी इस इक्वेशन में। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, देखो आपको इनको चेंज करना है कि इन सबको भी x1 कैपिटल में लेना है, कैपिटल x1 कैपिटल x2 कैपिटल x3। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैपिटल में लेना हो कैपिटल में भी ले सकते हो क्योंकि वैल्यू तो इक्वल आएगी। तो सपोज करना है तो मैं सपोज कर लेती हूँ कि उनको भी कैपिटल में लेना है, तो मैंने ले लिया dx1 इक्वल्स टू dx1 dx2 इक्वल्स टू कैपिटल के टर्म में। ठीक है, आपकी बुक में शायद नहीं ले रखा होगा बट मैं सपोज कर रही हूँ क्योंकि हम लेते थे, है ना, पिछले जो भी हमने ट्रांसफॉर्म किया इक्वेशन में। तो ले लेते हैं यहाँ से x1 इक्वल्स टू x1 ही आएगा, x2 इक्वल्स टू x2 एंड x3 इक्वल्स टू कैपिटल x3। तो इक्वेशन अब ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगी, देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 x2 प्लस x3 इंटू, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, करली z बाय करली x2 प्लस करली z बाय करली x3 होल स्क्वायर प्लस करली z बाय कैपिटल है, ठीक है, ये कैपिटल यूज हो रहा है, कैपिटल है सब, करली x3 इक्वल्स टू 0। अब इनको नोटेशन दे देते हैं, x2 प्लस x3 एज इट इज, ये आपके पास क्या हो जाएगा, p2, ये हो जाएगा p3, है ना, और ये हो जाएगा 1 सेकेंड, यहाँ पे x1 था ना, ये x1 था, 1 सेकेंड, ये देखो यहाँ पे x1 था, है ना, तो यहाँ पे मैंने गलती से यहाँ 3 मार्क कर दिया, ये x1 आएगा आपके पास, सो हियर वी राइट x1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, p1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो इक्वेशन आपके पास कैसी है, ऐसी है जिसमें x1 x2 x3 इस साइड से इन्वॉल्व है, z इन्वॉल्व नहीं है। तो दैट मीन्स अब हम अपना काम कर सकते हैं, अभी हमने सिर्फ ट्रांसफॉर्म किया, अभी हमें वो स्टेप 1 2 3 4 सारे रिपीट करने हैं। तो ये अब हमारी इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन को हम ये ट्रीट करेंगे, एंड में जस्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे हमारी जो भी वैल्यू है। सो ये हमारी गिवन हमारा जो f लेते थे आप, वो गिवन f है ये। ठीक है, उसके बाद स्टेप 1 करेंगे हम। स्टेप 1 में क्या होगा, जैकोबी मेथड अप्लाई करना है, तो जैकोबी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे आप, जैकोबीज ऑक्सिलरी इक्वेशन डी, अब x1 कैपिटल, ठीक है, dp1 dx2, आपकी बुक में स्मॉल सी रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया, बट मैं चेंज कर रही हूँ क्योंकि हम जब भी हमने ट्रांसफॉर्म किया हमने हर बार चेंज किया, बेशक इक्वल हो। सो dx3 dp3, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि वहाँ चेंज किया था यहाँ क्यों नहीं चेंज किया, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। सो ये क्या आएगा, माइनस करली एफ नेगेटिव करली एफ माइनस करली एफ विद रिस्पेक्ट टू p1 with respect to x1 with respect to p2 with respect to x2 with respect to p3 and with respect to x3। सो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, dx1 डिवाइड बाय p1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आ जाएगा जस्ट, और नेगेटिव dp1 x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 तो प्रेजेंट ही नहीं है तो ये आ गया 0, dx2 p2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस एज इट इज़ 2p2 प्लस p3 इंटू x2 प्लस x3, देन dp2 डिवाइड बाय x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, x2 के रिस्पेक्ट में करें जस्ट हम तो ये आपके पास आएगा p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर, देन dx3 डिवाइड बाय p3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 सेकेंड, हाँ p3 के हम रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ p2 प्लस p3 इंटू x2 प्लस x3। ओके, नेक्स्ट इज
dp3 जस्ट आपको यहाँ भी लिखना है, x3 के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर। ओके, तो स्टेप सेकंड, आपको इन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करके दो एडिशनल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो सबसे ईजीएस्ट ये लग रही है इस टाइम सॉल्व करनी, इसे कंसिडर कर लेते हैं। dp1 इक्वल्स टू 0, किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल या इनमें से किसी भी फ्रैक्शन के इक्वल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, dp1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन आ जाएगी p1 इक्वल्स टू a1 ही ले लूँ, ठीक है, जो आपके पास आर्बिट्री कांस्टेंट है a1। तो आपके पास ये क्या आ गया है, ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, कैपिटल F1 की, जो किसका फंक्शन बोलते हैं हम यहाँ पे x1 x2 x3 p1 p2 p3 का कहेंगे, ठीक है, इक्वल्स टू a1 जो है। तो F1 की एक एडिशनल इक्वेशन ये आ गई। एक और आपको एडिशनल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। सो इक्वेशन देखो कौन सी कंसिडर करें, ये वाली इक्वेशन देखो, इसमें और इसमें ये दोनों टर्म सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो ये दोनों टर्म कंसिडर कर लेते हैं, कैंसिल आउट होकर ईजिली हम इनका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो p2 डिवाइड बाई p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू dp3 डिवाइड बाई p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ गया, dp2 इक्वल्स टू dp3, तो जस्ट इंटीग्रेट, तो क्या आ जाएगा, p2 इक्वल्स टू p3 प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट से a2, तो ऐसे आ गया p2 माइनस p3 इक्वल्स टू a2। तो इसे हम क्या कंसीडर कर लेंगे, हमारा स्मॉल f2, ठीक है। तो f1 की वैल्यू पता है, f2 की वैल्यू पता है। स्टेप थर्ड क्या होगा हमारा, हमें वेरीफाई करनी है जो कंडीशन थी। सो कंडीशन आप चेक करना, कंडीशन हम वेरीफाई करते हैं, चलो। सो ये कंडीशन हमें वेरीफाई करनी है। f1 की वैल्यू है p1 कैपिटल एंड f2 की वैल्यू है हमारे पास क्या आई थी, p2 माइनस p3, सो p2 माइनस p3 इक्वल्स टू, चलो चेक करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x1 0, विद रिस्पेक्ट टू p1 0, f1 का विद रिस्पेक्ट टू p1 1, f2 का विद रिस्पेक्ट टू x1 0, प्लस f1 का विद रिस्पेक्ट टू x2 0, विद रिस्पेक्ट टू p2 1, माइनस विद रिस्पेक्ट टू p2 0, विद रिस्पेक्ट टू x2 0, प्लस f1 का विद रिस्पेक्ट टू x3 0, विद रिस्पेक्ट टू p3 f2 का -1, माइनस विद रिस्पेक्ट टू f1 का विद रिस्पेक्ट टू p3 0 इंटू f2 का विद रिस्पेक्ट टू x3 0, तो सारा सॉल्व करोगे आ गया 0। तो कंडीशन जो थी ये सेटिस्फाई हो गई है, मतलब ये आपकी एडिशनल इक्वेशन है। तो इनका यूज़ करके हम फर्दर p1 p2 p3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो स्टेप फोर्थ, कौन सी इक्वेशन, जो आपके पास ये इक्वेशन आई है, p1 इक्वल्स टू a1, देन p2 माइनस p3 इक्वल्स टू a2, और जो आपके पास क्या थी, गिवन इक्वेशन थी, है ना, गिवन मतलब जो यहाँ ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो इक्वेशन आई थी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपके पास इक्वेशन आई थी कुछ इस टाइप की, कैपिटल x2 प्लस कैपिटल x3 इंटू p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर प्लस p1 इक्वल्स टू 0। सो p1 की तो डायरेक्ट वैल्यू है a1, है ना, p1 की तो यहाँ से डायरेक्ट आ रही है, तो इसकी वैल्यू यहाँ a1 में पुट कर देती हूँ इस वाली इक्वेशन में, x2 प्लस x3 p2 प्लस p3 प्लस a1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो होल स्क्वायर, p2 प्लस p3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस a1 डिवाइड बाय x2 प्लस x3, है ना। तो यहाँ से p2 प्लस p3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट माइनस a1 डिवाइड बाय x2 प्लस x3, तो ये आपके पास वैल्यू हो गई p2 प्लस p3 की। p1 की तो डायरेक्ट आई चुकी है, एक इक्वेशन है p2 माइनस p3 में, है ना, p2 माइनस p3 इक्वल्स टू a2। तो यहाँ से आपके पास हम दोनों क्या, इसको क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम करते हैं ऐड कर देते हैं, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2p2 इक्वल्स टू, ठीक है, एडिंग, ऐड करो से इक्वेशन नंबर कितनी दिया हमने, चलो इक्वेशन नंबर इसको बोल देते हैं हम 5th एंड से 6th, ठीक है। इक्वेशन देख लेना कितनी बनी है हमारी। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो आपके पास आ गया, सॉरी
दिस इज योर फिफ्थ एंड दिस इज योर। ठीक है, इक्वेशन नंबर अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। दोनों को ऐड करोगे तो 2p2 इक्वल्स टू a2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे प्लस माइनस की जगह प्लस भी कंसिडर करके चल सकते हो, x2 प्लस x3। ठीक है, तो p2 की वैल्यू आ गई आपके पास 1/2 a2 प्लस माइनस अंडर द रूट दिस। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ एंड सिक्स्थ इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा आपके पास, p3 की वैल्यू वो आपके पास कुछ इस टाइप की आ जाएगी 1/2 प्लस माइनस अंडर द रूट a माइनस a1 x2 प्लस x3 एंड से माइनस a2। ओके, सो p1 की वैल्यू पता है, p2 की वैल्यू पता है, p3 की वैल्यू पता है, इसको हम किस में पुट करेंगे, dz इक्वल्स टू p1 dx1 प्लस p2 dx2 प्लस p3 dx3। इस इक्वेशन में हम इन तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो मैंने जस्ट ये वैल्यू पुट की है। उसके बाद क्या करते हैं, जो कॉमन आता है वो वाली टर्म कॉमन ले लेते हैं। आपके पास देखो क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से चेक करो, ये जो प्लस माइनस वाली टर्म है वो आप एक साथ कॉमन ले सकते हो, और a2 डिवाइड बाई 2 भी आप कॉमन ले सकते हो। तो a2 डिवाइड बाई 2 अगर मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर dx2, एंड देन दूसरे वाले लास्ट वाले टर्म से बचेगा हमारे पास माइनस dx3। ओके, एंड देन अब मैं कॉमन लेती हूँ प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a1 डिवाइड बाई x2 प्लस x3। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ से dx2 एंड dx3। ओके, सो इस वाली टर्म को, इसको आप लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x2 प्लस x3। ठीक है, तो अगर मैं इसको t ले लूँ तो आपके पास ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, प्लस माइनस a1 डिवाइड बाई टी। तो इसका इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा, है ना, बाकियों को एज इट इज रहने देते हैं। ज़रूरी नहीं आपको टी सपोज करना है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इंटीग्रेट तो आ जाएगा कैपिटल Z इक्वल्स टू a1 इंटू x1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2 इंटू x2 माइनस x3, देन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस a1 एज इट इज़, t की पावर माइनस 1/2 का करोगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1 सेकेंड, यहाँ पे आपके पास 1/2 भी था ना प्रेजेंट, यहाँ बाहर 1/2 भी था, यहाँ 1/2 भी आना था कॉमन, 1/2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ 1/2 भी आएगा, तो अब t ये आ जाएगा t की पावर 1/2, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 1/2 प्रेजेंट है, एंड 1/2। ठीक है, प्लस कॉन्स्टेंट से a3। तो जस्ट t की वैल्यू पुट करो, ये कैंसिल आउट हो गए हैं। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा कैपिटल Z इक्वल्स टू ax1 प्लस a2 डिवाइड बाई 2 x2 माइनस x3 प्लस माइनस t की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ये अंडर रूट एज इट इज, t की वैल्यू पुट करो, एक साथ ले लो रूट में, है ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा x2 प्लस x3 एंड प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट e3। तो अब जस्ट कैपिटल इन जो भी कैपिटल में है उनको स्मॉल में पुट कर देते हैं। तो z की वैल्यू, कैपिटल Z की वैल्यू थी log z, सो log z a, इसकी वैल्यू थी x1 प्लस a2, इसकी वैल्यू थी स्मॉल x2 स्मॉल x3, क्योंकि इक्वली लिए थे हमने, प्लस माइनस a1 x2 प्लस x3, इनकी वैल्यू जस्ट मैं पुट कर रही हूँ जो मैंने सपोज की थी वापस से। ठीक है, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो आप खुद से ट्राई करोगे, चेक करना कि आपसे सॉल्व हो रहे हैं नहीं, सॉल्व करने के उसको ट्राई करना। सिमिलरली इसी पैटर्न पे वो सॉल्व हो जाएगा जितने अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं। एंड सेम विद एग्जाम्पल 5, सेम बिल्कुल यही पैटर्न है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो उन्हें। एग्जाम्पल 5 की मैं थोड़ी सी आपको स्टार्टिंग बता देती हूँ कि आपको क्या करना है उसमें, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम है। सो इन एग्जाम्पल 5 हमें कंप्लीट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है बाय जैकोबी मेथड, बट यहाँ पर अगर आप देखो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जस्ट चेंज हो गए हैं, है ना। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल u हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y एंड z हो गया। तो हम क्या करेंगे, उनको नोटेशन वही दे देंगे। तो हम क्या कर लेंगे, x1 को हम ले लेते हैं, x को हम ले लेते हैं x1 के इक्वल, y को हम ले लेते हैं x2 के इक्वल, एंड z को हम ले लेते हैं x3 के इक्वल। और जो वहाँ पर काम z करता था वो यहाँ कौन कर रहा है, u वो काम कर रहा है। ठीक है, तो
करली यू बाय करली x1, इसे हम क्या ले लेंगे, या करली यू बाय करली x, है ना, करली यू बाय करली x, ये किसके इक्वल होगा, करली यू बाय करली x1, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं P1। सिमिलरली करली यू बाय करली y, ये क्या होगा, करली यू बाय करली x2, तो इसको सपोज कर लेते हैं हम P2 के इक्वल। एंड नेक्स्ट वन इज करली यू बाय करली z, इसको हमने लिया है 3 के इक्वल, x3 के इक्वल, तो ये हो जाएगा P3 के इक्वल। तो ये जब आप नोटेशंस यूज़ करोगे तो इस इक्वेशन, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो आपकी इक्वेशन 1 है, 2x1 स्क्वेयर x2 इंटू P1, क्या हो जाएगी, P1 स्क्वेयर इंटू P3 माइनस x1 स्क्वेयर देन P2 माइनस 2 y की जगह x2 एंड देन P1 इक्वल्स टू 0। सो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे जैकोबी मेथड से, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जाम्पल किए हैं, उसी सेम पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आपका कंप्लीट इंटीग्रल आ जाएगा। ये भी आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल वही सेम स्टेप होंगे सारे के सारे, 4 स्टेप आपको वही करने हैं। सो ट्राई इट। सो विद दिस एग्जाम्पल आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है, चैप्टर थर्ड ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 4th चैप्टर, दैट इज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर।